हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 की कुछ केस स्टडीज। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, तो बेटा आज जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चों डिस्कस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं बेटा, जैसे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन साइड एंड नॉन इकोनॉमिक ऑन अदर साइड। उनने कहा एक ऐसी एक्टिविटी का एग्जांपल दीजिए जो एक तरफ तो क्या है इकोनॉमिक और दूसरी तरफ क्या है बेटा वो नॉन इकोनॉमिक। क्या है, एक तरफ तो इकोनॉमिक है और दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक है। तो बेटा ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जरा बताइए। बहुत सारी हो सकती है ना, जैसे एक टीचर जो है वो अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर वही टीचर स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ा रहा है और बदले में उसको सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके की बताई थी मैंने आप लोगों को? 3, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या बताया था? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस आर्थिक क्रिया के बारे में बताइए इन विच, जिसके अंदर क्या बेटा, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। तो जरा बताइए, जिसके अंदर हमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज और डिग्री, तो किसके अंदर चाहिए होती है बेटा हमें? किसके अंदर? प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों को ये PDF भेज दूंगी। ठीक है, बहुत सारी मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको PDF भी वो भेज दी जाएगी। एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बच्चों डिस्कस कीजिएगा, बाकी मैं करवा ही रही हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले बताओ ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए या फिर उन्होंने कहा एक तरफ इकोनॉमिक और दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक। भाई जैसे कि मान लो क्रिकेट एकेडमी है। क्या है बेटा? क्रिकेट एकेडमी। अगर क्रिकेट एकेडमी का जो कोच है वो अपने बच्चे को सिखा रहा है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर वहां पर जो है वो और दूसरे बच्चों को सिखा रहा है, उसके बदले में फीस ले रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। चलिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा है अ पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक फर्नीचर। एक व्यक्ति ने अपना डोमेस्टिक फर्नीचर, जो घरेलू फर्नीचर था, वो बेच दिया एट अ प्रॉफिट। किस पर? प्रॉफिट पर बेचा उसने। विल इट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस? क्या हम इसको बिजनेस कहेंगे? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग स्ट्रेस्ड अपॉन। यहाँ पर बिजनेस के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की गई है? तो कह रहा है या फिर मिस्टर सोनू, इसके मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है एक और। कह रहा है मिस्टर सोनू सोल्ड हिज वॉशिंग मशीन। इनने क्या करा? अपनी वॉशिंग मशीन बेच दी एंड रेफ्रिजरेटर भी बेच दिया क्विकर पर। एज ही वाज शिफ्टिंग बेस, क्योंकि वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है लंदन में जा रहा है। इज दिस अ बिजनेस एक्टिविटी? क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? तो बताइए। पहली बात कि भाई अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि हमारी मम्मी ने क्या करा, घर का सारा अखबार इकट्ठे करे और कबाड़े वाले को बेच दिया, सेल भी हुई, परचेज भी हुई, पैसा भी आया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा बिजनेस? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं किया जा रहा। ये रेगुलर बेसिस पर नहीं किया जा रहा। कह रहा है नो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके अंदर जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो रेगुलर बेसिस पर सेल परचेज होती है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर हम सिर्फ एक बार सेल परचेज कर रहे हैं तो हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। व्हाई इज द इंश्योरेंस नोन एज टर्शरी इंडस्ट्री? भाई जो इंश्योरेंस है उसको हम टर्शरी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? या फिर विच इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री? या फिर कौन सी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है? तो क्या आएगा? इंश्योरेंस को हम टर्शरी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं?
क्योंकि भाई इंश्योरेंस जो है वो एक सपोर्ट सर्विस है। किसको सपोर्ट करता है इंश्योरेंस? प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को। इसलिए हम इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? इंश्योरेंस को हम लोग कहते हैं क्या? एक टर्शरी इंडस्ट्री या टर्शरी सेक्टर। टर्शरी इंडस्ट्री आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस। बेटा टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो सपोर्ट देती है। किसको सपोर्ट देती है बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। भाई व्यापार जो किया जाता है, जितनी एक्टिविटी की जाएंगी वो सब एक्टिविटी जो है वो टर्शरी के अंदर आती हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज। ये इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? ये सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। हैंस इसलिए ही हम इंश्योरेंस को एक टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। फिशिंग किस तरीके की इंडस्ट्री है बताइए। मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और पोल्ट्री फार्म कैसा है या प्लांट नर्सरी क्या होता है? ये कौन सी इंडस्ट्री है? और कह रहा है ऑयल रिफाइनरीज को, शुगर मिल्स को आप कौन सी इंडस्ट्री में डालेंगे? तो बेटा बताओ फिशिंग कैसी इंडस्ट्री के अंदर आएगा? प्राइमरी। मैंने बताया था पशुओं पक्षियों से रिलेटेड जो भी काम होगा वो प्राइमरी में होता है। पोल्ट्री फार्म एंड प्लांट नर्सरीज ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स ये सब किस में आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। किस में आएगा बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। कहते हैं कैटेगराइज द फॉलोइंग। बिजनेस बताओ प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है? तो चलिए बात करते हैं। भाई एक फार्मर है, एक किसान। क्या? एक किसान। तो किसान क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? जरा बताइए। किसान अपना खुद का काम कर रहा है ना, तो अपने आप कर रहा है ना वो, तो क्या आएगा किसान? फार्मर क्या है? एक बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है। एडवोकेट एक प्रोफेशन कर रहा है क्योंकि उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है और डिग्री भी है। क्लर्क एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्योंकि उसको बदले में क्या मिल रहा है? सैलरी और वेजेस। हॉकर, हॉकर जो है वो मतलब छोटे बच्चों को खिलौने बेच रहा है गली गली जा करके, तो ये क्या कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है। डॉक्टर प्रोफेशन है। अ पर्सन वर्किंग एक व्यक्ति जो स्कूटर रिपेयर शॉप पर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, क्योंकि उसको बदले में सैलरी और वेजेस मिल रही है। क्या मिल रहे हैं बेटा? सैलरी और वेजेस मिल रही है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है एबीसी लिमिटेड इन्वेंटिंग अ न्यू मशीनरी। एबीसी लिमिटेड ने एक नई मशीन खरीदी। क्या करा इसने? एक नई मशीन इन्वेंट करी है। टू कर मतलब खरीदी है या इन्वेंट करी है। टू कर्व इट्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। विच ऑब्जेक्टिव, बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है ये ट्राई कर रही है इसको अचीव करने के लिए। तो जरा बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा? मैंने आप लोगों को बताया था एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर भी मैंने आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करे थे, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है कह रहा है, और वो भी कौन सा वाला? इनोवेशन। क्या आएगा बेटा? इनोवेशन। कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव इनोवेशन ऑब्जेक्टिव। कंपनी क्या ट्राई कर रहा है? इनोवेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का। इनोवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्टिव मैनर ऑफ अ थिंकिंग दैट ब्रिंग अबाउट मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन टू मॉडर्न इश्यूज। बेटा इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट किया जा सकता है कुछ ना कुछ नया करके। व्हाट रिवॉर्ड डज द बिजनेसमैन गेट फॉर बियरिंग रिस्क? जरा बताइए। जब भी एक बिजनेसमैन, क्या कह रहा है ये? जब भी एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है, क्या लेता है? रिस्क। तो रिस्क लेने के बदले में उस बिजनेसमैन को बेटा क्या मिलता है? बताओ। बिजनेसमैन अंडरटेक रिस्क इन बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज द अर्निंग प्रॉफिट। रिस्क लेने के बदले में उसे क्या मिल रहा है? उसे मिलता है प्रॉफिट। नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। उस ऑक्यूपेशन का नाम बताइए जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में उनको रेम्युनरेशन मिलती है। क्या मिलती है? रेम्युनरेशन। तो क्या आएगा? बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? नन ऑफ द अबव। जरा बताओ किसके अंदर होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर, रोजगार, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है। तो क्या आएगा इसके अंदर बेटा? एम्प्लॉयमेंट। क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? चलिए वेरी शॉर्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान सुनना। What are the causes for the possibility of inadequate profit? भाई क्या कारण है अगर किसी बिजनेस के अंदर inadequate प्रॉफिट हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है अनसर्टेनिटीज के कारण या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण, तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं? या फिर नो बिजनेस इज रिस्क फ्री,
कोई भी व्यवसाय रिस्क फ्री नहीं होता है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में बताना है कि एक्चुअल में बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कॉजेज होते हैं। बेटा एक्चुअल में बिजनेस रिस्क क्या होता है, जरा बताइए मुझे। व्यवसायिक जोखिम बाबू क्या होता है कि भाई जिसके अंदर जो है कि रिस्क है, क्या है ये रिस्क, कि हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत कम हो, जितना हमने सोचा है उससे बहुत कम हो, और हो सकता है एक लॉस हो जाए। तो एक कह सकते हैं कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं, मतलब परमानेंट हम कुछ भी नहीं कह सकते। कह रहा है बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी है किस चीज की, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है, हो सकता है जितना हमने प्रॉफिट सोचा हो उतना प्रॉफिट ना हो, या फिर और इवन लॉसेस, या फिर लॉस होने की एक संभावना ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनसर्टेनिटीज के कारण, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण। द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, बेटा कौन कौन से कॉजेज होते हैं जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला कॉज क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, नेचुरल कॉज। बताया था मैंने आप लोगों को नेचुरल कॉज क्या होते हैं बेटा, प्रकृति के कारण किसी व्यवसाय को होने वाला नुकसान, किसके अंदर आएगा, नेचुरल कॉज। जैसे लिटिल कंट्रोल, बेटा नेचुरल कॉजेज के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमाइन, ये सब क्या है, ये नेचुरल कॉजेज है। फिर आते हैं ह्यूमन कॉज, मनुष्य की लापरवाही के कारण जो नुकसान होते हैं, ठीक है। कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलर, स्ट्राइक करना, लॉकआउट करना, रियॉट्स, दंगे करना, ये सब क्या है, ये ह्यूमन कॉजेज हैं जिसके कारण बिजनेस रिस्क राइज होते हैं। अगला है इकोनॉमिक कॉज, डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, हो सकता है कस्टमर्स ने पैसे ना दिए हों, डिमांड बदल जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है हमारे इकोनॉमिक कॉज। अब आते हैं अदर कॉज, जैसे अनफॉर्सीन इवेंट, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई मैकेनिकल कॉज, बेटा ये सब करवा रखा है मैंने आप लोगों को, सब कुछ नोट्स में है आपके ये। चलिए कह रहा है कंपेयर करो, किसके बीच में कंपेयर करो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता ही है। कह रहा है बताओ किसके, अच्छा उसने जो है अंतर का आधार दे दिया है हमें कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफरेंस करो, रिस्क के बेसिस पर, और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जरा बताइए बिजनेस के अंदर, बेटा ये जरूर आता है क्वेश्चन, इसलिए ढंग से करना। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, जरा बताइए जरा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करोगे, जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करोगे क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा चाहिए, है ना। प्रोफेशन के अंदर जो कैपिटल चाहिए वो लिमिटेड कैपिटल चाहिए, ठीक है, इसको लगाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि भाई मेरे को कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी। रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन, यहाँ पर क्या होता है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, इरेगुलर होता है, और यहाँ पर रिस्क होता ही है। यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर फीस जो है वो रेगुलर होती है और सर्टेन होती है, और रिस्क भी होता है, कुछ होता है। यहाँ पर फिक्स्ड होती है, रेगुलर पेमेंट मिलती है, यहाँ पर मेरा कोई रिस्क नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटी, अगर मान लो मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर मैं अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अपनी जॉब किसी और को देना चाहती हूँ तो वो नहीं दे सकती। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला है व्हाट इज बिजनेस रिस्क, क्या है बेटा व्हाट इज बिजनेस रिस्क, मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, एक पॉसिबिलिटी है किस चीज की, इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर लॉस, किसके कारण, अनसर्टेनिटीज के कारण या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण। कह रहा है नेचर बताओ बिजनेस रिस्क कैसा होता है, बताओ जरा। बिजनेस रिस्क कब अराइज होता है, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, किसके कारण अराइज होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनसर्टेनिटीज के कारण। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी व्यवसाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। डिग्री ऑफ रिस्क टेकन डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कितना रिस्क होगा डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर और साइज के ऊपर, और इसके बदले में हम क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट रिस्क जितना लोगे
प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है क्या कि भाई एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कोई 4 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, कोई से भी बता सकते हो आप लोग। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट बता दो, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव के तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे, डायग्राम आप जरूर बनाएंगे इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल का, उसके बाद डायग्राम में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस हैज टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट सो एज टू सस्टेन इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट के अंदर लंबे समय तक टिके रहने के लिए बिजनेस, ये अर्निंग प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मार्केट स्टैंडिंग, बिजनेस शुड हैव अ बेटर पोजीशन इन द मार्केट। हर एक बिजनेस चाहता है कि मेरे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में एक अच्छी पोजीशन हो। कह रहा है इनोवेशन, क्या कह रहा है बेटा ये इनोवेशन। बिजनेस शुड कम अप विद न्यू आइडिया, इन्वेंशन, न्यू मेथड, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ, सर्वाइवल हो सकता है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the value of input. बिजनेस मस्ट वर्क, बिजनेस जो है वो अच्छे से काम कर सकता है ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत समझ में आ जाए? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रही है हमारा, यूनिट 1 अगर आप लोगों को याद हो गई है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 याद नहीं करी है तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। तो पहले आप लोग यूनिट 1 याद करेंगे। हमारे पास जितना भी समय है पेपर की तैयारी के लिए, हम लोग उस टाइमिंग के अंदर क्या करेंगे कि पूरे कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम क्या करूंगी बेटा, केस स्टडीज देती रहूंगी, ठीक है। केस स्टडीज सारी आप लोगों को मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और जो मैं यहाँ पर शो करूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में बेटा, आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कि भाई जो बिजनेस होता है, क्या होता है बेटा, बिजनेस। बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव बताओ। कितने ऑब्जेक्टिव? 4। सुनिएगा ध्यान से, जो हमारे ये 4 ऑब्जेक्टिव बताने, वैसे तो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे। एक बताया था कौन सा, इकोनॉमिक, एक सोशल और एक पर्सनल, ठीक है। क्या बताया था, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल। ध्यान रखना, सबसे पहले जब आप लोग डिफाइन करके आएंगे पेपर के अंदर, क्या करेंगे आप लोग, जब पेपर के अंदर आप लोग डिफाइन करके आएंगे तो बहुत जरूरी होगा कि आप लोग क्या करेंगे, उनको डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, और कैसे डायग्राम में प्रेजेंट करना है ये बात भी आपको याद रखनी है। पहले क्या लिखेंगे ऊपर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या लिखोगे बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ध्यान सुनो, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना ज्यादा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दोगे, क्या दोगे, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, आप लोगों को मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। जितना ज्यादा डायग्राम उतने अच्छे मार्क्स। तो सुनिए, जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और जब आप लोग ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लिखेंगे ना, कभी भी क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, चाहे ऑब्जेक्टिव्स पूछे, चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तो जितना ज्यादा हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके बच्चों, वहां पर आप लोगों को डायग्राम बनाना है। जैसे किस तरीके से बनाओगे, देखो यहाँ पर आप एक चार्ट फॉर्म में बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या लिखोगे बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सुनना ध्यान से, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक उद्देश्य, ओके। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या लिखोगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सुनना मेरी बात ध्यान से। फिर उसके बाद जब आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखोगे, इसके अंडर में उसने आपसे बोला 5 डिफाइन करो या 4 डिफाइन करो, जितने भी वो आपसे पेपर के अंदर पूछेगा। यहाँ पर आप लोग जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 जितने भी पूछ रहा है वो डिफाइन करेंगे। मतलब यहाँ पर तो आपने नाम लिख दिए, लेकिन फिर अगला जब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर के अंदर आपको इनको डिफाइन करके आना होगा। अगर आपने डायग्राम बना दिया कोई तो आपका जो भी टीचर होगा ना, कोई भी टीचर होगा, वो आपके नंबर नहीं काट सकता। सबसे जरूरी बात, जितना ज्यादा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, नंबर उतने ज्यादा। अच्छा, ये तो हुई ऑब्जेक्टिव की बात।
अगर मान लो पेपर के अंदर फीचर्स आ गए, क्या आ गए? फीचर्स, विशेषताएं लिखने के लिए आ गई पेपर के अंदर, तो बेटा कैसे करोगे? देखो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में आप लोग लिखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्या लिख रहे हो? फीचर्स ऑफ बिजनेस। पूछ लिया तो इसके जो है आप लोग 5 या 6 जो भी होंगे यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो है फिर आप इनको डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमसे क्या कह रहा था बेटा कि भाई 4 ऑब्जेक्टिव्स बताओ। क्या बताओ? 4 ऑब्जेक्टिव्स। किसके ऑब्जेक्टिव्स? बिजनेस के। सबसे पहला कह रहा है अर्निंग प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना होता है, ऑब्वियस सी बात है। बिजनेस हैज टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट सो एज टू सस्टेन इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइव इन द मार्केट। हर एक बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है ताकि वो बिजनेस जो है वो मार्केट के अंदर सरवाइव कर सके लंबे समय तक। एक बात बताओ, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, क्या नहीं होगा बच्चों? प्रॉफिट, तो डेफिनेटली हम लोग मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? अर्निंग प्रॉफिट। ये अर्निंग प्रॉफिट किसके वाला पॉइंट है? बताओ जरा। इकोनॉमिक का। किसका है? इकोनॉमिक। ठीक है बाबू, तो हमारे सामने बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप लोगों को पढ़ाते हुए, ताकि जो भी कंसेप्ट हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं हमारे सभी बच्चों तक वो कंसेप्ट पहुंच सके। तो बेटा सुनिएगा ध्यान से, हमारे जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं वो हमें जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी सुनाई आ रहा होगा। तो चलिए अगला है, कह रहा है मार्केट स्टैंडिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये मार्केट स्टैंडिंग क्या है? ये भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, किसका पार्ट है बेटा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का। कि एक्चुअल में मार्केट स्टैंडिंग, भाई बिजनेस शुड हैव अ बेटर पोजीशन इन द मार्केट इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर। हर एक बिजनेस चाहता है कि मेरी पोजीशन, क्या मेरी पोजीशन जो है वो मेरे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कैसे हो? बढ़िया हो। भाई ये भी तो एक बिजनेस का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि मेरी पोजीशन जो है वो मेरे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होनी, अच्छी मतलब बढ़िया होनी चाहिए। कह रहा है इनोवेशन। हर एक बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इनोवेशन करना। जिस बच्चे ने यूनिट 1 पढ़ी होगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसी बच्चे को कंसेप्ट समझ में आएंगे। जिस बच्चे ने यूनिट 1 नहीं पढ़ी है, उसने खोल के ही देखे कि भाई साहब अभी तो टाइम में पढ़ लेंगे हम, उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत जरूरी है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग जो है उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को याद करिए अच्छे से, तभी समझ में आएगा। जो भी पेपर के अंदर केस स्टडीज आएंगी, टिक मार्क आएंगे, फिलअप्स आएंगे, जो भी आएगा वो आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से। तो मैं तो एक बार बताओ, मैंने तो आप लोगों को यूनिट 1 पहले भी करवा दी, करवाई है ना? पहले भी करवाई है ना? दोबारा से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तभी समझ में आएगा जब पढ़ के आओगे घर से। कोई भी क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। चलिए, कह रहा है इनोवेशन, बिजनेस शुड कम अप विद न्यू आइडियाज। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक जो बिजनेस है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनोवेशन करना, नई खोज करना, नए आविष्कार करना। तो हर एक बिजनेस जो है वो नए आइडिया लेकर के आता है। क्या लेता है? नए आइडिया, इन्वेंशंस, नए मेथड, ताकि जो है अच्छे से सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, यानी कि बिजनेस जो है अच्छे से डेवलप हो सके। कह रहा है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। हर एक बिजनेस क्या चाहता है? अच्छा बताइए जरा। हर एक बिजनेस चाहता है कि मैंने जितना भी इनपुट दिया, क्या दिया? इनपुट। मैंने जो है जितना भी इनपुट दिया है, मैं जो है मेरे को जो रिजल्ट मिले वो कैसा मिले? उससे ज्यादा। इनपुट जो है वो कम होना चाहिए और आउटपुट कैसा होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। तो हर एक बिजनेस चाहता है कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जो भी मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली जो है क्या होना चाहिए कि इनपुट तो मैं करूँ कम और आउटपुट मुझको मिल जाए ज्यादा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है डिफाइन कॉमर्स। कॉमर्स को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? वाणिज्य। क्या बोलते हैं बेटा? वाणिज्य। वाणिज्य को बताना है। और कह रहा है कि आजकल की जो मॉडर्न बिजनेस चल रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ है, उसके अंदर वाणिज्य का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो कॉमर्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? किसकी इंपॉर्टेंस? कॉमर्स की। सुनिए, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, इनके अकॉर्डिंग कह रहा है कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। कॉमर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है
भाई ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बिजनेस को जो भी, एक बताया था मैंने आपको इंडस्ट्री, क्या बताया था, इंडस्ट्री, और एक बताया था मैंने कॉमर्स, क्या बताया था, कॉमर्स। तो एक्चुअल में कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, क्या है ये, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन मेंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। बेटा कॉमर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों तक भी पहुंचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, पूरे संसार में उन वस्तुओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्चुअल में कॉमर्स का यूज किया क्यों जाता है, ठीक है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, कि भाई इसका यूज क्या है ये बताइए। सबसे पहला, कॉमर्स ट्राई टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स। बेटा कॉमर्स जो है वो क्या कोशिश करता है, मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सही बात है, किसके द्वारा पूरी होती है, कॉमर्स के द्वारा। किसके द्वारा, कॉमर्स के द्वारा। कि भाई कॉमर्स के दो पार्ट्स बताए थे मैंने, एक तो ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर ट्रेड के भी तीन पार्ट एक बताया था, एक बताया था इंटरनल और एक बताया था एक्सटर्नल। तो सुनो ध्यान से, कह रहा है कॉमर्स की इंपॉर्टेंस बताइए बेटा जी। कह रहा है कॉमर्स ट्राई टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स। जो कॉमर्स है वो ट्राई करता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, इच्छाएं, ध्यान सुनो, नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो कह रहा है कॉमर्स जो है वो ट्राई करता है कि भाई जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा किया जा सके। कॉमर्स लिंक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। कॉमर्स लिंक करता है, जोड़ता है, किसको जोड़ता है, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। किसको जोड़ता है, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों के सामने रोजगार के अवसर। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो लोग चाहिए होंगे, तो लोगों के सामने क्या मिल रहा है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एड टू ट्रेड। जो भी व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं, किसके कारण इंक्रीज हो रही है, कॉमर्स के कारण। कह रहा है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेटा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इसके कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। इट एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड भी हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण, किसके कारण, कॉमर्स के कारण इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिला है। इट हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक फ्लड, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो लोगों तक पहुंचाने का काम ये करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम ये करेगा। पहले बताओ वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन, एक बार आपकी ना रिवीजन हो जाएगी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये सीरियल वाइज आ रहे हैं, और आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी जो यूनिट में है, और फिर जब एक बार पढ़कर आओगे ना तो और बढ़िया लगेगा पढ़ने में कि यार ये तो हमें आता है। ठीक है बेटा, तो चलिए सुनिएगा ध्यान से कि भाई डिस्टिंगाइज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में डिफरेंस करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। चलिए, कह रहा है प्राइमरी, बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सुनिए, एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया था जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके वस्तुओं को और ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है। कह रहा है एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। बेटा पशुओं, पक्षियों, जमीन से, प्रकृति से जो चीज हमें मिलती है वो सब चीज प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है ना। अच्छा, प्राइमरी इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में बताया था मैंने, दो, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जिसके अंदर से एक्सट्रैक्ट का मतलब है बाहर निकालना या ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से खोद कर कि भाई एक्सट्रैक्ट करके ड्रॉ करते हैं, वस्तुएं जो है वो निकालते हैं। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री एंगेज इन ब्रीडिंग, पशुओं की, पक्षियों की नस्लों में सुधार करके जब उनको और ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है तो वो सब किसके अंदर आता है बेटा, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल फिशिंग, माइनिंग, क्वेश्चन भी आया था ना अभी कि फिशिंग बताओ किस में आएगा, माइनिंग किस में आएगा, तो ये भी आ सकता है, और ये तभी कर पाओगे जब आपको याद होगा। ठीक है।
अच्छा, कह रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? कह रहा है दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। ध्यान सुनो, जो चीज प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी के लिए क्या होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। जो चीज बच्चों मैंने बताया था, जो चीज हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट है वही सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाकर उसके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। जैसे गन्ना, गन्ना हमें जमीन से मिला, फसल्स में उगा, तो गन्ना जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जांपल तो है। गन्ना जब तक, लेकिन गन्ने से जब चीनी बनेगी तो गन्ना जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाकर के क्या बन गया? वो रॉ मटेरियल बन गया। क्लियर? अच्छा, कह रहा है these industries process material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री से माल आया उसको और ज़्यादा प्रोसेस करके हमने जो है उसको और ज़्यादा उपयोगी बना दिया। अलग अलग प्रोसेस से होकर बेटा गुजारा जाता है, बहुत सारी मशीनों से होकर के उसको गुजारा जाता है। कह रहा है डिवाइडिंग एज फॉलोअर्स। बेटा बहुत सारे डिवाइडेशन, इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिवाइडेशन दिया है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे क्या था, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, बताया था ना। लेकिन फिर उसके अंदर भी मैंने पार्ट्स बताए थे, है ना, सिंथेटिक, असेंबलिंग, वो सब जो बताया था। कह रहा कितने पार्ट्स में बांटा है इसको? 2, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। बेटा ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। फॉर्म यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी वस्तु की फॉर्म, फॉर्म का मतलब शेप चेंज की जाती है। भाई एक बात बताओ, गन्ने से चीनी बनी तो गन्ने से क्या गन्ना हमारे लिए उतना उपयोगी था? नहीं ना। जब गन्ने से चीनी बन गई कहाँ पर आकर के? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर के लिए कि भाई फॉर्म यूटिलिटी कहाँ पर क्रिएट होती है? फॉर्म का मतलब कि भाई आकृति में परिवर्तन तो कहां पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, ये सब जो बनते हैं वो सब कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। बेटा कह रहा है बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। बेटा बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्राइवेट गेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम अपना अपना प्रॉफिट कमाएंगे। क्या करेंगे? हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, या फिर बेटा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, जरूर आएगा पेपर के अंदर। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअल में होती क्या है? 100% है, आएगा ही आएगा। सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर। किसके अकॉर्डिंग? B.O. व्हीलर के अकॉर्डिंग बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है बेटा? ये बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन। जो बिजनेस है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ऑर्गेनाइज की गई है। क्यों? ताकि गुड्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स तक अवेलेबल हो जाए। क्या अवेलेबल हो जाए? गुड्स और सर्विसेज। और अंडर द इंसेंट, लेकिन क्या सिर्फ उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्राइवेट गेन। क्या होता है? प्राइवेट गेन। यानी कि हमारा जो है सिर्फ जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो यही चाहेगा कि प्राइवेट गेन हो, हमारा फायदा हो। क्या चाहेगा वो? हमारा फायदा होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बेटा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? चलिए, कह रहा है बिजनेस रेफर्स टू ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। क्या है बेटा? एक ऑक्यूपेशन इन विच पीपल एंगेज इन एक्टिविटी ऑफ, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। और उनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने कहा था ना कि जितना ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाओगे नंबर होते देखो कितना समझदार है ये। इन्हें डायग्राम बना रखा है अच्छे से। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिफाइन करी। पहले इसने डायग्राम बनाया और उसके बाद जो है उसने क्या करा कि भाई फिर उसको आगे डिफाइन करा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला बाबू, जब भी बिजनेस किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बिजनेस। तो बिजनेस का सबसे पहला फीचर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या होगी? कह रहा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं को बेचना और एक्सचेंज करना। आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम होता था। क्या होता है? बार्टर। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर क्या करते हैं? हम वस्तु उससे ले रहे हैं, बदले में हम उसे पैसे देते हैं ना, है ना। तो सेल भी होती है और एक्सचेंज भी होता है गुड्स और सर्विसेज का।
बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बेटा एक बार बताओ, जो गुड्स है और जो सर्विसेज है उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसके लिए? वैल्यू के लिए। हम लोग वस्तु क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो वस्तु हमारे लिए जरूरी है। अगर वो वस्तु हमारे लिए जरूरी नहीं होती तो हम क्यों पैसे देते भाई? सही बात है ना। तो कह रहा है कि भाई सबसे पहला फीचर क्या कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं को सेवाओं को खरीदना या एक्सचेंज करना, खरीदना बेचना और एक्सचेंज करना। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली, घर में खाना बना रही है मम्मी आपके लिए, फैमिली के लिए, इसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे बिकॉज कुकिंग, बट लेकिन कुकिंग कर रही है मम्मी, खाना बना रही है और उसको बेच रही है तो रेस्टोरेंट में, कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना बना रही है तो इसको हम बिजनेस कहेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू के लिए, अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया जा रहा है तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, हम उसको बेटा क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलिए, कह रहा है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बार बार पॉइंट आया है। अगर आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहते। हमें जो डीलिंग करनी पड़ेगी वो रेगुलर करनी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट कि मैंने क्या करा, अपना पुराना मकान बेच दिया और नया मकान खरीद लिया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, क्योंकि मेरा काम मकान खरीदना और बेचना नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरा डेली का काम यही है खरीदना बेचना, तो ये बिजनेस कहलाएगा। तो ध्यान सुनो, कह रहा है बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे बेचेंगे, जो डीलिंग करेंगे बेटा वो कैसे करेंगे? रेगुलर बेसिस पर। कैसे करेंगे? रेगुलर बेसिस पर। ठीक है। कह रहा है वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज, अगर आप एक बार सेल और परचेज कर रहे हो इसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। अगला कह रहा है प्रॉफिट अर्निंग। क्या कह रहा है ये? प्रॉफिट अर्निंग। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता किसके बिना? जब तक प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। दैट्स व्हाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हर एक बिजनेसमैन एफर्ट्स करता है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा अगला है, कह रहा है ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री में डिफरेंस करो। किस किस में? ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। एक बार मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ सारा, थोड़ा सा आपकी याददाश्त वापसी लेकर आ रही हूँ कि भाई था क्या, कुछ याद है? नहीं पढ़ कर आओगे कुछ याद नहीं होगा। एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, जब घर पे जाके एक बार और पढ़ लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए सुनिए, कह रहा है ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, बहुत ध्यान सुनना बेटा, डिफरेंस बहुत ध्यान सुनिए। ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, सबसे पहला कह रहा है मीनिंग। क्या कह रहा है बेटा ये? मीनिंग। भाई ट्रेड इज दैट ब्रांच, ट्रेड जो है किसकी ब्रांच है? कॉमर्स की। आपको ध्यान है कॉमर्स के दो पार्ट्स, ट्रेड और एक्सपीरियंस टू ट्रेड। तो कह रहा है ट्रेड जो व्यापार किया जाता है वो एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? कॉमर्स की। विच डील्स विद एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स कंप्रोमाइजेज ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दे मे रीच द कंज्यूमर विद अ मिनिमम ऑफ इनकन्वीनियंस। बेटा कॉमर्स का मतलब है कि जो बनी बनाई वस्तुएं हैं, जो हम बना चुके हैं वस्तुएं, उन वस्तुओं को कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंचाना। कि भाई जो वस्तुएं बन चुकी हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, उन वस्तुओं को आसानी से कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर। ठीक है। कह रहा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद रेजिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, वस्तुओं को बनाना, प्रोडक्शन करना, प्रोसेस करना, अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री। तो पहले तो हमने क्या करा? इंडस्ट्री का मीनिंग, कॉमर्स का और ट्रेड का मीनिंग लिख दिया। ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। ट्रेड कब आया? व्यापार की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रिविलेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम था, आपने पढ़ रखा होगा बार्टर सिस्टम, पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जो भी मतलब एक्सचेंज होता था वो गुड्स में होता था, वस्तु के बदले में वस्तु। तो ट्रेड जो है उसकी उत्पत्ति कब हुई? बार्टर सिस्टम से। कॉमर्स क्या है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब ट्रेड की, भाई जब ट्रेड डेवलप हुआ, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो हमारे सामने किसकी नीड राइज हुई? कॉमर्स।
ठीक है, क्योंकि कॉमर्स का काम क्या होता है कि जो भी बना उसको लोगों तक पहुंचाना। इंडस्ट्री, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, वही वाला कि ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ गई तो डेफिनेटली इसके अंदर भी क्या है, इंडस्ट्री और ट्रेड डेवलप हो गई। अच्छा, इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होता है, परचेज एंड सेल, किसके अंदर, ट्रेड के अंदर। इसके अंदर क्या आता है, कॉमर्स के दो पार्ट, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और इसके कितने पार्ट्स, इंडस्ट्री के ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री के दो पार्ट्स थे, नहीं, इसने गलत लिख रखा है यहाँ पर। इंडस्ट्री के अंदर क्या लिखोगे आप लोग, बताओ, इंडस्ट्री के अंदर क्या लिखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसने ये पॉइंट बेटा गलत लिख रखा है, क्या लिखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। इन्वॉल्व, कैपिटल रिक्वायरमेंट जरा बताइए, ट्रेड के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम, क्योंकि बनी बनाई वस्तु वगैरह परचेज करते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत कम, और इसके अंदर ज्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वस्तुओं को बनाते हैं खुद। रिस्क कैसा होता है, मॉडरेट, मतलब होता ही है। लो, कॉमर्स के अंदर कम होता है क्योंकि सर्विस सेक्टर है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कॉमर्स कंप्राइजेज ऑफ ट्रेड एंड ऑल द सर्विसेज दैट मेक ट्रेड पॉसिबल। डिस्कस, कॉमर्स के अंदर भाई ट्रेड भी आता है, भाई कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। तो एक्चुअल में ये बताइए कि इसको डिस्कस करना है कि कॉमर्स के अंदर दो बातें हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सुनिएगा, कॉमर्स इज द फंडामेंटल एक्शन। कॉमर्स क्या है, एक फंडामेंटल एक्शन है कि यार जो वस्तुएं बन चुकी हैं हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स तक उनको पहुंचाना होगा, ठीक है। दैट टेक प्लेस इन एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड और ट्रेड। कॉमर्स इज क्लासिफाइड एज, कॉमर्स को कितने पार्ट्स में बांटा है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकती कि 5 मिनट में 15 मिनट में डिटेल में पढ़ाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ भाई, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। कोई दिक्कत हो आप लोग पूछिए बेटा, कोई भी दिक्कत हो, देखो पढ़ोगे तभी प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, विच फैसिलिटेट, और जो ट्रेड को असिस्ट करती हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है, वो सब क्या करती हैं, ट्रेड को असिस्ट करती हैं। देखो ध्यान से ये रहा, अब देखो याद आएगा आपको कुछ, याद 10 वापसी आएगी आपकी। ये क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स से कितने पार्ट्स, दो, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सुनो, ट्रेड को, ट्रेड यहाँ पर जो है ट्रेड के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ाया, ये छोड़ो, पहले ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जरूर जरूर और जरूर आएगा बच्चों, 6 नंबर का आएगा, और ठीक है, अच्छे से पढ़ना। क्या क्या आता है जरा बताओ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दो पार्ट डाल दिए, कैसे भाई, ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब कि भाई जो भी हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है हम फोन से भेजते हैं, है ना, तो वो भी किसका पार्ट है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। कह रहा है बैंकिंग, भाई बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर क्या आएगा, बैंकिंग का मतलब क्या है, हमें पैसों की जरूरत है तो कौन हेल्प करेगा, बैंक हेल्प करेगा। कह रहा है प्रोवाइड फाइनेंस टू एक्वायर एसेट्स, रॉ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस। जो भी एसेट्स खरीदनी है, कच्चा माल खरीदना है, वो सब हमारी कौन हेल्प करेगा, बैंक। किसके रूप में, पैसों के रूप में, ठीक है। कह रहा है फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ही है बेटा ये। कह रहा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारी किससे रक्षा करता है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया इंश्योरेंस का, पूरी यूनिट पढ़ाई है कि भाई बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क होंगे उन रिस्क से बचाने के लिए हमारी कौन हेल्प करेगा, इंश्योरेंस। कह रहा है कि भाई प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, फायर, थेफ्ट, जो भी है, डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे हमारी रक्षा कौन करता है, इंश्योरेंस। क्वेश्चन एक आना है और 100% आना है इसके अंदर। कह रहा है वेयर हाउसिंग क्या है, जैसे मान लो एक बात बताओ, जो वस्तु जिस टाइम बनी, क्या उस वस्तु की सेल उस टाइम होती है, नहीं, टाइम गैप होता है। तो उस वस्तु को कुछ समय के लिए, जब तक वो सेल नहीं हो रही, हमें वेयर हाउस में बचा कर रखना पड़ता है। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, आप लोग देखते हो एप्पल है, मैंगोज हैं, ये आपको पूरे सीजन मिलेंगे। वैसे तो मैंगो जो है आप लोगों को गर्मियों में मिलते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज हाउसेज होते हैं इनके, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज में इनको जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब रखा जाता है। कह रहा है ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड, कि भाई जब भी हमें वस्तु चाहिए हम वेयर हाउस में रख देंगे और उनको वहां से निकाल लेंगे। कह रहा है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की क्यों होता है एडवर्टाइजिंग में बताओ, ताकि प्रोडक्ट के बारे में सब लोगों को बताया जा सके।
क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक, देखो भाई आ गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, स्थान की बाधा को कौन दूर करता है? ट्रांसपोर्टेशन। रिस्क इंश्योरेंस, टाइम वेयर हाउस, फाइनेंस बैंकिंग, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, है ना? ये 6 नंबर का आता है बेटा, इसलिए देखो ऊपर भी लिखा है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कह रहे देखो ध्यान से, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन समझ लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। कभी ये देखते के साथ लिखना चालू कर दो, पहले सुनो। व्हाट प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम कौन करता है? विद ऑल दोज एक्टिविटी, और उसके अंदर सारी एक्टिविटीज आती हैं विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर वस्तु गुड्स का सर्विसेज का फ्री फ्लो होता है। कह रहा है डिस्कस ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटी बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये। तो ऐसा ना हो इसमें ये पॉइंट ना दे रखे हो तो कुछ समझ में ना आएगा लिखा क्या 6 नंबर के लिए। उन्हें बोल दिया, बताओ जरा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम करता है कॉमर्स, और कॉमर्स के अंदर क्या आता है कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो सब इसके अंदर लिख करके आनी है। सुनिए आगे, कह रहा है कि भाई, या फिर इसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चलिए देखो, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे वो दे रखे हैं कि किस किस तरीके से ये आ सकता है। देखो कह रहा है टी इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम, टी कहाँ पर बनती है? आसाम में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? आसाम में बनती है ना, उगाई जाती है। वाइल कॉटन कहाँ पर होता है? गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट देश के हर एक हिस्से में होती है। हाउ कैन दिस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बी रिमूव्ड, ये जो प्लेस की जो हिंड्रेंस है, जो बाधा है, उसको कैसे दूर करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन से। कह रहे हैं ऑल्सो अंडर व्हाट बिजनेस एक्टिविटी विल इट बी कैटेगराइज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं बताइए जरा। अब बताओ जरा सारी, आप क्या लिखोगे? देखो ऐसे डायग्राम बना के आना बेटा, ऐसा डायग्राम। मैं फाइल भेजूंगी पीडीएफ ऐसी ही, मतलब जो प्रेजेंटेशन है, जिसने प्रेजेंटेशन पेपर में अच्छी करी कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। और मैं बता दूं, आप एक आध नंबर के प्रेजेंटेशन करने मत बैठ जाना, कभी प्रेजेंटेशन में टाइम निकल जाए। आप लोगों को क्या करना है कि भाई 6 नंबर वाले में तो जरूर करके आना, जितना पॉसिबल हो सके। बोला ना हिंड, इस तरीके से क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आएंगे कि भाई किस तरीके से हम रिमूव करेंगे। बताओ, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की बाधा को कौन दूर करेगा? ट्रेड या फिर मिडिल मैन, यहाँ पे ना थ्रू मिडिल मैन, कौन दूर करेगा? मिडिल मैन। ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेड नहीं ट्रेडर्स आएगा, क्या आएगा? ट्रेडर्स या मिडिल मैन दूर करेंगे। प्लेस की बाधा को ट्रांसपोर्ट, टाइम की बाधा को वेयरहाउस, रिस्क को इंश्योरेंस, और फाइनेंस को बैंकिंग, और इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? ये कंसेप्ट आप लोग कर लेंगे इजी। ये 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए, और इसके साथ ही हमारा ये जो है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, ये वाला आपकी बार, ये हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके कोर्स में से कटा है, सिलेबस कटा ना आपका, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कट गया, लेकिन हर बार आता है क्वेश्चन, ये आपकी बार नहीं आया आपने, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बेटा कोर्स में नहीं है, ये कंसेप्ट जो है ये कट गया आपकी बार 2020 में जो पेपर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना किसी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। सोशल ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन करके आओगे, और रोल क्या करके आओगे? सोशल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करोगे, और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी डिफाइन करोगे। आई बात समझ में? तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यूं नहीं कि प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है तो बस लिखना चालू कर दो, नहीं, जितने पॉइंट्स में आंसर लिख कर आओगे, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 पॉइंट लिखो, एक्यूरेट लिखो, नंबर आपको पूरे मिलने, कोई नहीं रोक सकता। आगे मेरी बात समझ में? तो ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि भाई प्रॉफिट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी भी बिजनेस के लिए। क्या आप इससे एग्री हैं? बताइए। कह रहा है बिजनेस इज स्टेबलाइज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वैसे तो हमको पता है
कि बिजनेस क्यों लगाया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन और ये बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस किसका हिस्सा है? सोसाइटी का, समाज का। इट मेक यूज ऑफ रिसोर्स, और बिजनेस के पास सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से। कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से। तो भाई बिजनेस इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट प्रोडक्ट और सर्विस टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे कमा रहा है प्रॉफिट? अपने प्रोडक्ट्स को किसको बेच रहा है? सोसाइटी के लोगों को। किसको बेच रहा है? सोसाइटी के लोगों को। तो कह रहा है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है समाज के लिए कुछ करें। इतना लिख दिया बेटा पहले, फिर उसके बाद किसको डिफाइन करोगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आगे मेरे पास तब 6 नंबर मिलेंगे। कभी प्रॉफिट वर्ड देखा नहीं और लिखना चालू करा नहीं, वो देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कोडक पिक्स इज एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इनिशिएटेड बाय राहुल, सुष्मिता एंड प्रेमा। ये एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लगाई गई, किसके द्वारा? राहुल, सुष्मिता और प्रेमा के द्वारा। दे हैव कॉल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द बिलो गिवन पॉइंट। सुनो, इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, और इन लोगों ने कहा कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन। क्या डिस्कशन कर रहे हैं? देखो ध्यान से। इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। उन्होंने कहा 20% प्रॉफिट बढ़ाएंगे हम जुलाई तक। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है। एमिंग बिगर शेयर, मार्केट के अंदर हम अपना एक अच्छा शेयर इंक्रीज करेंगे। मेकिंग यूज ऑफ बेटर लेंसेज एंड इम्प्रूव टेक्निक, बेटर लेंस टेक्निक्स का यूज करेंगे। बेस्ट यूज ऑफ कैमरामैन, फाइनेंस, सब कुछ जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इम्प्रूव एफिशिएंसी, और क्या करेंगे हम? भाई बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, बिजनेस के फंक्शंस को बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन सुनो, विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रेफर्ड टू हियर? कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? बताओ जरा। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक। अगर आप लोग एनालाइज कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में से आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में से आ रहे हैं। अच्छे से याद करना ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करो? देखो ध्यान से, कौन कौन से? देखो, इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, हम 20% प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो कौन सा वाला पॉइंट आएगा इसके अंदर? प्रॉफिट अर्निंग वाला। कौन सा वाला? प्रॉफिट अर्निंग। हम मार्केट के अंदर एक अच्छा शेयर चाहेंगे तो क्या आएगा? मार्केट स्टैंड। मेकिंग यूज ऑफ बेटर लेंसेज, हम टेक्निक का यूज करेंगे तो क्या आएगा? इनोवेशन। मेकिंग यूज ऑफ अच्छे कैमरामैन, फाइनेंस का यूज करेंगे तो क्या आएगा? फिजिकल एंड फाइनेंशियल, जितने भी ऑप्टिमम यूज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज हमें करना है। रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं? 3, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहा है इंप्रूव एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी, तो क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर। मेरी बात समझ आ गई? सारे उसमें से ही है, लेकिन पूछ किस तरीके से रहा है ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि लिखना क्या है। अगर उल्टी सीधी बकवास लिख कर आओगे कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। मेरी बात ध्यान रखना, बिजनेस आपसे एक्यूरेट आंसर मांग रहा है, ठीक है बेटा? बिजनेस को केस स्टडी में करा ही इसलिए गया है कि वो एक्यूरेट आंसर दे सके। वो पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन दिया, बच्चों ने कहा अच्छा ले चलाओ फर्रे। अब फर्रे नहीं चलते क्योंकि क्वेश्चन ही इतना घुमा के आता है। तो चीटिंग के पर्पज से मत सोचना, थोड़ा दिमाग से सोचना, कंसेप्ट्स को याद करके जाना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी? हमारे 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए, कह रहा है जवाहरलाल प्रिपेयर गुंजिया फॉर कस्टमर्स ड्यूरिंग होली सीजन। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ये जो है गुजिया बनाता है होली पर हर साल। ही प्रिपेयर मोर गुजिया देन ही कुड सेल दिस ईयर, लेकिन इस बार वो ज्यादा गुजिया बना रहा है ना? खाओगे गुजिया? खाओगे? हाँ भाई। तो कह रहा है ही एम्प्लॉयड वुमेन एंड चिल्ड्रन आल्सो एंड पेड देम लेस सैलरी। उनने क्या करा? गुंजिया ज्यादा बनानी है तो वुमेन को काम पर लगाया, बच्चों को भी काम पर लगाया, लेकिन उनको सैलरी कम दी। कह रहा है दिस वे ही जनरेट प्रॉफिट, और उसने अपने लिए प्रॉफिट कमा लिया। क्वेश्चन सुनो, डू यू थिंक ही इज फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? क्या आप सोचते हो कि वो बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं? नहीं। कह रहा है नो, ही इज नॉट फुलफिलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इज कंसर्न्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस क्यों लगाया जाता है? प्रॉफिट के लिए। वो किस पर कंसंट्रेट कर रहा है? सिर्फ प्रॉफिट पर। बिजनेस इज एन इंटीग्रल। फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रहा? सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना?
कौन सा ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं कर रहा? सोशल ऑब्जेक्टिव। इफ नॉट, विच एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव आर नॉट बीइंग, बताओ अगर वो पूरा नहीं कर रहा तो कौन सा वाला पूरा नहीं कर रहा? सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर? कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रहा? सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर क्या कह रहा है? राइट एनी टू वैल्यूज। बेटा वैल्यूज वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे, वैल्यूज नहीं पूछेगा आपसे कभी भी। बता रही हूँ मैं क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा? बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन है, सुनेगा। कह रहा है डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट बिजनेस आर बीइंग एलाबोरेटेड। अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं, अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं। आज ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, सुनो, अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, देखो ध्यान से। रघुनाथ गोरखा हैड अ मैच स्टिक फैक्ट्री इन नेपाल। उसकी फैक्ट्री कहां पर है? नेपाल में। विच गॉट डिस्ट्रक्टेड बाय द रिसेंट अर्थक्वेक, के द्वारा उसको बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, मिस्टर आर्या मैनेजर इन टेलीकॉम कंपनी शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसने अपनी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर ली दूसरे लोगों के साथ, जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ। तो ये कौन सा कॉज है? पहले बताओ। नेचुरल कॉज है। कौन सा है बेटा जी? नेचुरल कॉज। ये कौन सा है? ह्यूमन कॉज। वोडाफोन कंपनी वाज चार्ज विद इवेजन ऑफ टैक्स एंड आस्क्ड टू पे फाइन इन क्रॉस व्हिच वुड लीड टू हैवी लॉस फॉर द कंपनी। जो वोडाफोन कंपनी है उसने क्या करा है कि भाई कस्टमर्स के ऊपर, मतलब वोडाफोन कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, जिसके कारण उसको बहुत नुकसान हुआ। तो कौन सा वाला आएगा? ये इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या आएगा ये? अचानक से डिमांड में चेंज हो जाए, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर दे, तो ये सब आता है इकोनॉमिक के अंदर। टाइपराइटर बिकमिंग रिडक्टेंट इन बीइंग रेफर्ड टू इन ऑल द अबव केस। कह रहा है, सुनो ध्यान से, ये नहीं है बेटा, इसे छोड़ो। कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर्ड टू ऑल द अबव केस। बेटा बिजनेस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है? पहली बात देखो, कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पर? बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क है। कौन सा है? कॉजेज। फिर कॉजेज को आप लोग डिफाइन करेंगे। आगे कह रहा है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? कि भाई रिस्क बियरिंग। कौन सी? रिस्क बियरिंग। हर एक बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क होता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसको आपको रिस्क बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, बाकी जो है हमारा क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ये आप लोग पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत हो बेटा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।